स्वागत है आप सभी का देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पे। निश्चित रूप से बच्चों, पहले वीडियो के बाद आज हम लोग दूसरे वीडियो में अर्थात दूसरे सेट के साथ आपके साथ मैं आपका अपना अध्यापक पुष्कर तिवारी सर इस समय जुड़ा हूँ। निश्चित रूप से यह जो देवरिया कोचिंग क्लासेस ने जो यह ठाना है, जो 7 सेट आपके सामने प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर आया है, उसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को के तरीके और किस प्रकार से हम अपने आंसर को लिखें, इन तरीकों के बेहतर जानकारी के लिए यह प्लेटफॉर्म आपको एक मंच दे रहा है। और निश्चित रूप से मुझे तो पूर्ण विश्वास है और यह विश्वास आपके ही ऊपर है कि आप भी इससे लाभ उठाएंगे और आने वाले आगामी बोर्ड परीक्षा में बेहतर ही नहीं बहुत बेहतर करके दिखाएंगे। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु ना छोटा होता है बेटा, ना बड़ा होता है। आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, जहां काम आए सुई का करे तलवार। एक मेरी रचना भी है, आज का क्लास उस रचना से ही प्रारंभ किया जाए। और वह रचना बेल्ट पे ही है। मैंने बेल्ट लगाया हुआ है। बेल्ट 100 रुपये में मिलता है, 50 रुपये में मिलता है, 200 में मिलेगा, 500 में मिलेगा। बेल्ट की यही कीमत है। तो एक दिन था चौक पे, एक व्यक्ति बोला तौल के, बेल्ट ले लो, बेल्ट ले लो, बेल्ट ले लो, बेल्ट कमर में बांधो, इज्जत बढ़ा लो, और हाथ में लो तो किसी को डरा लो। मैं हंसने लगा, उस व्यक्ति के तरफ देखकर कहने लगा, हम अपनी इज्जत बचा सकते हैं और तुम जितने में बेल्ट दे रहे हो, ड्रीम 11 पर लगा के करोड़ों कमा सकते हैं। 49 रुपए का बेल्ट था। तुम जितने में बेल्ट दे रहे हो, ड्रीम 11 पर लगाकर करोड़ों कमा सकते हैं। बेल्ट को रहा नहीं गया, मेरी शायद बेतुकी बातें सहा नहीं गया। चिल्लाया, हाजिर जवाब हो गया, बोला हम और डबडबा गया। बोला हम और डबडबा गया। बोला, हम तुम्हारे लिए कपड़े, चमड़े, रेक्सीन में आते हैं। तुम्हें जो पैंट नहीं होता है उसे भी सजाते हैं। तुम हमारा इस्तेमाल करते हो, दिन में कमर और रात को खूंटी पे रखते हो। अब हमें अपनी यह बेइज्जती नहीं सही जा रही है। हमारी कीमत उनसे पूछो जो हमें खरीद नहीं सकते। गरीब धागे से काम चलाता है, पैंट उसकी बहती रहती है और इज्जत नीलाम होता रहता है। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे तरफ इतना बेरहमी से मत ताको, और ऐ पुष्कर, मेरे कीमत को इतना कम भी मत ताको, मेरे कीमत को इतना कम भी मत ताको। निश्चित रूप से हमें किसी के भी कीमत को कम नहीं आंकना चाहिए। और जो हमारे ज्ञान से जुड़ा हुआ तथ्य हो, उन तथ्यों को तो बेटा बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह हमारी सीख रही है आज की, और आप बेहतर बच्चे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको पाकर मैं खुद को धन्य महसूस करता हूँ। आइए बात करते हैं। हम हैं आज सेट नंबर 2 के साथ। सेट नंबर 2 है बेटा 302 HJ, और इसका खंड अ हम शुरू करने जा रहे हैं। खंड अ में बेटा हम देखेंगे कि हमारे पास 2 प्रश्न हैं, 1 और 2। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से और 5 बहुविकल्पीय प्रश्न 2 से। अर्थात सबसे पहले हम 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे, और इन 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बेटा जानने के लिए निश्चित रूप से यह मैं कह सकता हूं कि इन 10 को जानने के लिए बेटा जब आप चलेंगे तो कम से कम आपके 20 से 25 प्रश्न बहुविकल्पीय के क्या होंगे, तैयार होंगे। तो निश्चित रूप से आप स्वयं तैयार होंगे इस युद्ध के लिए। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के तरफ। किसके तरफ बेटा? जोर से बोलो, अब जय माता दी मत बोल देना। 1 के तरफ। और पहला प्रश्न है,
पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं। बहुत अच्छी ये तो प्रश्न है बेटा, मैं कलर चेंज करता हूं। पाणिनिकालीन भारतवर्ष, आप समझ रहे होंगे बेटा, यह जो रचना है निश्चित रूप से इस रचना में बेटा बहुत अच्छा ध्यान से सुनना। इस रचना में बेटा पाणिनि के समय का, पाणिनि को तो आप जान रहे होंगे, पाणिनि ने बेटा अष्टाध्यायी की रचना की है। पाणिनि ने क्या किया है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी, याद रखना, अष्टाध्यायी की रचना करने वाले जो पाणिनि हैं, पाणिनि के समय में किस तरीके की राजनैतिक, भौगोलिक, शैक्षिक और साथ में बेटा जीवन शैली उस समय कैसी थी, इसके बारे में वर्णन मिलेगा किसमें बेटा? तो पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक पुस्तक में, किताब में, कृति में। और यह कृति है, यदि आपसे पूछे कि यह किस विधा में लिखा गया है, तो आप कहेंगे कि यह आलोचना विधा में लिखा गया है। किस विधा में लिखा गया है बेटा? आलोचना विधा में लिखा गया है। किस विधा में? आलोचना विधा में लिखा गया है। पाणिनिकालीन भारतवर्ष, यह पाणिनि के समय के राजनैतिक, भौगोलिक, शैक्षिक व उस समय की जीवन शैलियों को बहुत ही बेहतर तरीके से इस कृति में, इस रचना में स्थान मिला है। और निश्चित रूप से बेटा इसको लिखने वाले कोई और नहीं है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है बेटा? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो निश्चित रूप से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को आप सही करते हुए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। लेकिन यदि आप निश्चित रूप से पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपने देखा कि यहाँ एक प्रश्न से कम हम लोगों ने 4 से 5 प्रश्न और तैयार करने की क्या की है? कोशिश की है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। और दूसरा प्रश्न है बेटा हमारे सामने द्विवेदी युग के लेखक हैं। अब लेखक के बारे में आ गया द्विवेदी युग के लेखक। तो अब बात किया जाए रामकृष्ण शास्त्री का, तो रामकृष्ण शास्त्री नहीं है भैया। यदि बात किया जाए चतुर्थसेन शास्त्री का, तो वो भी नहीं है। अध्यापक पूर्ण सिंह, सही आंसर है अध्यापक पूर्ण सिंह। और अध्यापक पूर्ण सिंह को आप जानते होंगे इनकी एक रचना के लिए जिसका नाम है आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता नामक रचना के लिए इनको आप जानते होंगे। यह आचरण की जो सभ्यता है वह निबंध विधा में इन्होंने लिखा है। किस विधा में लिखा है? निबंध विधा में। चूंकि आचार्य पूर्ण सिंह जो हैं वह द्विवेदी युग के बेटा, द्विवेदी युग के सबसे अच्छे कह लो या बहुत अच्छे कह लो, बहुत मैं लिखूंगा, बहुत अच्छे निबंधकार हैं। क्या है बेटा? निबंधकार। द्विवेदी युग के निबंधकारों में इनकी गिनती बहुत ही शालीनता से होती है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर भी आपको बेहतर लगा होगा और आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रश्न के बाद निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हम लोगों से पूछ रहा था रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी, और आप लोगों ने आंसर दिख गया 11 वर्ष का समय, जो 1903 में लिखा गया था बेटा। और निश्चित रूप से इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है और इसे हिंदी की प्रथम कहानियों के श्रेणी में रखा गया है। आपको मैंने बताया कि इंदुमती जो लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा हुआ है उसे प्रथम हिंदी कहानी माना जाता है। कुछ विद्वान जो है ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखित रानी केतकी की कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं। उसी
क्रम में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी 11 वर्ष का समय जो कहानी है इसको भी माना जाता है। आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 के तरफ, घ के तरफ, जिसका बहुत ही बेहतर प्रश्न है बेटा। जहाज का पंछी रचना की विधा है, विधा पूछ रहा है, विधा पूछ रहा है। और इसमें है उपन्यास, नाटक, कहानी और आत्मकथा, और ऊपर ही लिखा है उपन्यास। निश्चित रूप से यह जो जहाज का पंछी रचना है बेटा, यह उपन्यास विधा में लिखा हुआ है। किस विधा में लिखा हुआ है? उपन्यास विधा में लिखा हुआ है। मुझे पता है आप भूलेंगे नहीं और चलेंगे प्रश्न नंबर पहले के लास्ट प्रश्न पे। और आया आपके सामने आनंद कादम्बनी के संपादक थे। ओ माय गॉड, संपादक आनंद कादम्बनी के। ठीक है, पहले आनंद कादम्बनी के बारे में जानो, ये बहुत ही बढ़िया है। चूंकि इसको मैं इसलिए भी जानता हूं चूंकि यह मिर्जापुर से प्रकाशित हुआ। मिर्जापुर, आप एक फिल्म देखे होंगे, मिर्जापुर का नाम उसमें बार बार आता रहता है। और निश्चित रूप से यदि बात किया जाए माँ विंध्यवासिनी का, तो उनका स्थान भी मिर्जापुर है। और इसका संपादन मिर्जापुर से हुआ था और इसको करने वाले थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। याद रखिएगा, आनंद कादम्बनी का संपादन कहाँ हुआ? मिर्जापुर में। किसने किया भैया? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। और हम बढ़ गए हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने है। निज भाषा उन्नति है, शब उन्नति को मूल। यह कथन है, किसका कथन है बताना है। तो निश्चित रूप से निज भाषा उन्नति है, शब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को उसूल। अंग्रेजी पढ़िए जदप सब गुण होत प्रवीण। बिन भाषा निज ज्ञान के रहत हीन के हीन। और यह जो पंक्तियां हैं यह बहुत प्रचलित हैं और निश्चित रूप से प्रचलित होनी भी चाहिए। इसे हमें प्रचलित करनी भी चाहिए, इसे हमें अपना स्लोगन भी बनाना चाहिए। और इसको लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा इन पंक्तियों को लिखा गया है। आइए ऑप्शन में चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद, वियोगी हरि, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ बहुत ही अच्छा प्रश्न। कितनी नावों में कितनी बार? यह जो कितनी नावों में कितनी बार है बेटा, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है कितनी नावों में कितनी बार को। और यह निश्चित रूप से इसको लिखने का जो काम है वह सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगेय जी के द्वारा हुआ। तो निश्चित रूप से रामधारी सिंह दिनकर आंसर नहीं होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी नहीं होंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी नहीं होंगे, और ये होंगे निश्चित रूप से अगेय जी। छायावाद के स्तंभों में से एक अगेय जी के द्वारा लिखित कितनी नावों में कितनी बार, और इस पे इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के तरफ। और प्रश्न है छायावाद युगीन कवि हैं। बात जब भी आए छायावाद की तो आप जान रहे हैं कि यह छायावाद जो है वह शुक्ल युग के समय का है। शुक्ल युग के समय का है छायावाद।
और छायावाद के यदि राइटरों की बात की जाए तो अभी ऊपर आए हुए थे, यदि इसमें देखा जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर जी नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र जी द्विवेदी युग, जयशंकर प्रसाद सही है। जब जयशंकर प्रसाद आए तो निश्चित रूप से वह छायावाद के कवि हैं। तो पूछा भी जा रहा है कि छायावाद युगीन कवि हैं, तो हम कहेंगे जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता। निश्चित रूप से हम प्रश्न आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न पे आ गए, भारतेंदु युगीन रचनाकार, रचना है। अच्छा, इसमें रचना पूछा, चलिए अच्छी बात है कि रचना पूछा। अब देखिए क्या गजब, ये देखो बेटा बहुत अच्छी बात है। ये भारत 12 मासा, भारत 12 मासा जो है इसको लिखने वाले स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। लेकिन आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि यह भारतेंदु युगीन कविता रचना नहीं है, इसको भक्ति काल के समय लिखा गया था, भक्ति काल के समय लिखा गया था। यदि बात किया जाए भारतेंदु युगीन कविता की तो कामायनी तो है नहीं, चूंकि छायावाद का है बेटा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, आप बेहतर जानते हो। यदि बात की जाए साकेत की तो है नहीं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। भारत मासा मैंने बताया ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जो भारतेंदु युग के पहले लिखी गई। तो निश्चित रूप से एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है आनंद अरुणोदय, और इस आनंद अरुणोदय को लिखा है प्रेमघन जी ने, प्रेमघन जी ने। अभी आपने ऊपर इनको पढ़ा था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। निश्चित रूप से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की यह रचना है आनंद अरुणोदय। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जयशंकर भैया जी के से पुनः मुलाकात हुई, छायावाद से पुनः मुलाकात हुई, और पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। अच्छा, इनमें से कौन? तो अनामिका नहीं है, चित्रधारा सही है, चित्रधारा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे और निश्चित रूप से आप बेहतर करके आएंगे। ग्राम है नहीं, दीपशिखा है नहीं, तो चित्रधारा, चित्राधार किसकी रचना है भैया? जयशंकर प्रसाद की। और इस तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 2 के 2 प्रश्नों को, अर्थात 2 प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व किया। और मुझे विश्वास है कि आप इन 2 प्रश्नों के साथ, इन 2 प्रश्नों के जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, इन 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ 10 से 15 और बहुविकल्पीय प्रश्न आप तैयार किए होंगे। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न के तरफ, जो कि गद्यांश होता है, और उन गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है। मैंने आपसे पहले सेट में भी कहा था और इस सेट में भी लगातार कह रहा हूँ कि जब भी हमें गद्यांश या पद्यांश आधारित प्रश्न मिले तो पेन हमारे हाथ में हो। पेन नहीं है भैया, पेंसिल ले लो, पेंसिल तुम्हारे हाथ में हो, और जो आपको उस गद्यांश को पढ़ते वक्त जो लाइन आपको बेहतर लगे आप उसे अंडरलाइन करें, और निश्चित रूप से आप प्रश्न के तरफ चलेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ बढ़िया किया। आइए इसका उदाहरण मैं अभी प्रस्तुत ही कर देता हूं। मैं पढ़ता हूं, थोड़ा सा पेन को मैं पतला कर लेता हूं अंडरलाइन करने के लिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, आपने चैप्टर होगा बेटा, और उस चैप्टर से यह गद्यांश लिया गया है। गद्यांश पढ़ते वक्त ही आपको यह पता होना है। पृथ्वी हो या मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के ये पहला, शायद हम लोगों ने पहले सेट में इस गद्यांश को देखा था, फिर भी सेट नंबर 2 में भी है तो हम जरूर देखेंगे। पृथ्वी और जन दोनों से सम्मिलित होकर ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यदि पूछा जाए राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है, तो पृथ्वी और जन दोनों से सम्मिलित होकर। ठीक है, जन के कारण ही पृथ्वी, अच्छा किसके कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा को प्राप्त करती है? तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है।
बहुत ही अच्छा गद्यांश। प्रश्न देख लेते हैं बेटा। माता भूमि पुत्र पृथिव्या, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यदि आपसे प्रश्न पूछे राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, तो जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव, किस सूत्र का, कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसी भावना से पूछा जाए किस भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, तो इसी भावना से। किस भावना से? तो भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे, पता नहीं क्यों मेरा हृदय कह रहा है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, पता है भैया राष्ट्र का स्वरूप का है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फलाना से फलाने नामक चैप्टर से लिया गया है। यही हमारा क्या है, संदर्भ है, और उसमें हमें अपना किताब का नाम भी पता है और चैप्टर का नाम भी पता है। फिर भी आइए हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा है राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है, कब असंभव है। जब पृथ्वी रहे और मनुष्य न रहे तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। बेटा हुआ न राष्ट्र का स्वरूप, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसको लिखे हैं। ठीक, व्याख्या देखिएगा बेटा, यह जो व्याख्या है इसको देखने की जरूरत है। ये चिन्हित शब्दों की व्याख्या है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ते वक्त इसको किया है। तीसरे नंबर के प्रश्न को इसके देखिए, यहां भी प्रश्न है, उससे 5 प्रश्न हैं, उससे तीसरा, चौथा, पांचवा। राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है, कब असंभव है बेटा राष्ट्र की कल्पना? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? अभी अभी आपने यहाँ पढ़ा और आपने अंडरलाइन किया बेटा, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ है बेटा, राष्ट्र का दूसरा अंग है पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यानी पृथ्वी और मनुष्य का होना राष्ट्र के लिए आवश्यक है। यदि अगला प्रश्न देखा जाए तो पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि को प्राप्त करती है, तो जन के कारण। मैं दिखा के वैसे आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा उचित लगेगा। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और अगला प्रश्न था हमारे सामने, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो आइए यहाँ लिखा है आंसर बेटा, लेकिन मैं आपको वहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आपके लिए गद्यांश बेहतर हो जाए। यहाँ है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर, तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। और आप सभी प्रश्नों के आंसर बहुत ही बेहतर तरीके से दे पा रहे होंगे। यदि बात किया जाए इसके अथवा की, देवरिया कोचिंग क्लासेस का यही सबसे बड़ा बेटा मुझे बेहतर चीज़ लगता है कि यह अपने प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ आपको क्या कर रहा है, मुहैया करा रहा है, और यह आपको आसान से आसान तरीका बताने जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में, आने वाले परीक्षा में आपको निश्चित रूप से बलशाली बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, और आप इस कोचिंग संस्था के साथ साथ इस कोचिंग संस्था में पढ़ाने वाले अध्यापकों के नाम को भी रोशन करेंगे। आइए यदि बात किया जाए भाषा की साधारण इकाई, देखिए इकाई लिखा है, ये है इकाई। इकाई शब्द है, सही बात है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। बार बार बेटा भाषा शब्द का प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपका चैप्टर यदि कोई है भाषा से तो उसका नाम लिखिएगा, मैं जानता हूं, अभी बताता हूं। यदि भाषा में विकसनशीलता, विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अन्याशा ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए हैं। शब्द भले ही काम चलाऊ ढंग से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा, लिखने वाले बहुत अच्छे, भैया मैं उनके विद्वता पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैंने 3 जगह पढ़ा कि जो हिंदी है, हिंदी जो भाषा है उसने अरबी, फारसी यानी विदेशी भाषाओं को भी
विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी उसने क्या किया है, ग्रहण किया है। और यहाँ लेखक जो हैं वह बार बार उधार की चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें उधार लग रहा होगा, क्योंकि सबके अलग अलग विचार होते हैं। मेरा यह विचार है कि हिंदी की यह महत्ता है, महानता है। यदि आप अपने घर में निश्चित रूप से आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हैं, उनके अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित करते हैं, सीखते हैं, तो ऐसा तो आप कहा नहीं जाएगा कि उनके घर एक आया था, मान लीजिए आपके यहाँ कोई अमेरिका से पधारा और एक व्यक्ति बिहार से पधारा, दोनों के अंदर अलग अलग तरीके के जीवनचर्या हैं, दोनों ने अपनी जीवनचर्या का पालन किया आपके घर पे। आपने उस अंग्रेज से कुछ जीवनचर्या को चुराया, प्राप्त किया, जो अच्छा लगा उसको धारण किया, और कुछ बिहार वाले से मैंने भी चुराया शब्द का प्रयोग किया, केवल इस उधार को दिखाने के लिए। तो क्या उनके चले जाने के बाद यदि उन व्यवहारों को आप पुनः आत्मसात करते हैं, तो क्या यह कहना उचित होगा कि आपने उनसे उधार लिया है? नहीं, यह आपकी महानता है। निश्चित रूप से यह आपको श्रेष्ठ बनाता है। इसीलिए हिंदी बेटा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने बहुत सारी भाषाओं, आप जान ही रहे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, विकारी, अविकारी, पर्यायवाची, विलोम, अनादि, विदेशी। अरे बेटा, हिंदी ने अपने पंख ही खोल दिए। हिंदी ने निश्चित रूप से बेटा आपको जान के अच्छा लगेगा कि हिंदी जो भाषा है वह 5 उपभाषाओं से मिलकर बनी। 5 उपभाषाएं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। और ये 5 उपभाषाओं के अंतर्गत बेटा 18 बोलियां आती हैं, यानी 18 बोलियां 5 उपभाषाओं में बनी, 5 उपभाषाएं मिलकर हिंदी को बनाया। तो हिंदी यदि केवल देश की ही भाषा का इस्तेमाल करे तो उसमें उसने 22 बोलियों को स्थान दिया है हिंदी ने। हिंदी इसीलिए श्रेष्ठ है, और हिंदी को इसीलिए हम लोग राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा के रूप में मानते हैं। आइए प्रश्न के तरफ चलते हैं। चूँकि हम लोग क्लास 12 में हैं, निश्चित रूप से इन बातों की आपको जानकारियाँ होंगी, फिर भी मैं एक अध्यापक हूँ, मेरा यह कर्तव्य है कि आपको सच्चाई से अवगत अवश्य कराऊँ। यदि कोई बात ऐसी हो जो हमारे विषय पे सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हो, तो उस प्रश्न का आंसर देने का भी कर्तव्य हमारा ही है, क्योंकि हम इसी भाषा से अपना घर चलाते हैं, अपना भोजन करते हैं, और इसी भाषा के वजह से इस समय मैं आपके सामने खड़ा भी हूँ। तो निश्चित रूप से आप और यह भाषा दोनों धन्य है। आइए चलते हैं प्रश्न के तरफ। प्रश्न हमसे पूछ रहा है, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, भाषा की साधारण इकाई क्या है? आप जान ही रहे हो, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। दैनिक व्यवहार में हम कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं बेटा? तो आप देख लिए, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं को भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। दैन देनी और अविकृत शब्द का अर्थ लिखना है। दैन देनी अभी आगे मैं बताता हूँ, रोज इस्तेमाल किए जाने वाला, इसे डायरी भी कहते हैं, और वो भी। आइए, प्रस्तुत गद्यांश, भाषा की आधुनिकता। मैंने कहा ना कि बार बार भाषा शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से इस बात को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यह भाषा की आधुनिकता से लिया गया है, और इसको लिखने वाले हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जी सुंदर रेड्डी जी, ठीक है। यहाँ उसकी व्याख्या है। दूसरा प्रश्न है कि हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं, जिसका उत्तर अभी मैंने बताया। तीसरा है, भाषा के साधारण इकाई शब्द है। आप जान ही रहे हो, हम दैनिक जीवन में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो विदेशी भाषाओं से, अंग्रेजी, अरबी, फारसी से लिया गया। अभी बात हुआ। अब आते हैं अर्थ पे बेटा। दैन देनी माने प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला, या दूसरे शब्द में कहें तो रोजमर्रा का, रोजमर्रा। और अविकृत कब कह रहा है बेटा? परिवर्तन, अविकृत, परिवर्तन, या ज्यों का त्यों, यानी जिनमें परिवर्तन ना हो, बिना परिवर्तन का। अविकृत, विकृत का मतलब होता है बेटा परिवर्तन, विकृत माने परिवर्तित होने वाला, परिवर्तन हो जाने वाला। अ लग गया बेटा उपसर्ग, तो अविकृत, जो कभी न परिवर्तित हो। निश्चित रूप से इस पंक्ति को भी आप बेहतर समझे होंगे। और हम चल दिए हैं प्रश्न नंबर 4 पे, जहाँ हमें पद्यांश दिया गया है, और उस पद्यांश से
हमें प्रश्न पूछ रहा है। और पद्यांश मात्र का मात्र बेटा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। क्या गजब बात, आप जान रहे हो यह श्रद्धा मनुसर्ग का है, श्रद्धा मनुसर्ग का है बेटा। और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में, जयशंकर प्रसाद जी ने, कोई शक? जयशंकर प्रसाद जी ने। और यहाँ देखो बेटा, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया, यहाँ रूपक अलंकार आ गया, रूपक अलंकार। तो निश्चित रूप से यहाँ सौंदर्यता का वर्णन है और उसमें भी नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा। यहाँ देखिए प्रकृति के उपमानों से श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। बहुत ही बेहतर बेटा। प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। उपरोक्त पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन है? तो अभी मैंने बताया यार भाई, प्रकृति के सौंदर्यता से श्रद्धा के सौंदर्यता का वर्णन हो रहा है। ठीक है। परिधान और मृदुल शब्द का बहुत अच्छा, परिधान वस्त्र होगा, अभी मैं बता भी देता हूँ, 2-3 बता। रेखांकित अंश की उसके बाद व्याख्या करनी है। आसान है बेटा, प्रश्न आसान और आंसर उससे भी आसान। कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा यह लिखा हुआ है और यह श्रद्धा मनुसर्ग से है। एक बात हमारा सही हुआ, कवि प्राकृतिक सौंदर्य और कोमलता का चित्रण कर रहा है। दूसरा बात सही, इन पंक्तियों में श्रद्धा के स्वरूप सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदरता से हो रही है। हम लोगों का आंसर वहीं खत्म था बेटा। बिजली के फूल का तात्पर्य तेज प्रकाश से खिली हुई किसी सुंदर आकृति से है, यह एक रूपक है। तो हम तो बोले भैया अलंकार गुड है, खत्म करिए। परिधान के पर्यायवाची यानी अर्थ वस्त्र, वसन और पोशाक सही है। मदल कोमल, स्थिंग और सौम्य। मदल कहाँ आ गया भैया? मदल मृदुल है तोरी, यह बेटा सॉरी यह जो है मृदुल है। मृदुल का पर्यायवाची होता है कोमल, स्थिंग और सौम्य। और निश्चित रूप से व्याख्या आप देखे ही होंगे। अब चलते हैं इसके अथवा के तरफ और अथवा के जो काव्य हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं और निश्चित रूप से उसके उत्तर को देने की कोशिश करते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मनु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रातंतर का ओछा फूल बने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आइए थोड़ा सा आइए बेटा, एंजॉय करते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल। कब मैं कह रहा हूँ भैया कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही संसार बन जाए? काहे हम कहें भैया कि कांटा गड़ना छोड़ दें? कांटे का जो महत्व है वह उसके चुभन से ही है, उसके अंदर जो नुकीलापन है, इसलिए तो वो कांटा है। यदि वह अपना नुकीलापन समाप्त कर दे तो उसे लोग कांटा क्यों कहेंगे भैया? कह रहा मैं किसी को परिवर्तन नहीं चाह रहा भैया, मैं नहीं चाह रहा कि निर्झर हो जाए, चारों तरफ हो जाए। आइए प्रश्न देखिएगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। दुर्धर और प्रांतर शब्दों के अर्थ लिखने हैं, ठीक है। अभी बता देता हूं। जीवन वरु नंदन कानन का फूल में कौन सा अलंकार है? अलंकार। तो यहां भी रूपक जीवन मरु नंदन कानन का। तो जीवन मरु कैसा बने बेटा? तो नंदन कानन का फूल बने। आइए रूपक। उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। बहुत आसान है। और हम चले हैं पहले प्रश्न का उसका आंसर देने, और यह लिया गया है बेटा, मैंने आहुति बनकर देखा है, और इसको लिखा है फिर से एक बार हीरानंद बादशाह आगे जी ने। दुर्धर का अर्थ होता है बेटा कठिन या जिसे पार करना आसान ना हो, और प्रांतर का अर्थ होता है बेटा वन, जंगल या निर्जन स्थान। यहाँ निर्जन स्थान है।
जीवन मरुनंदन कानन का फूल में रूपक अलंकार है, अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। कवि यह नहीं चाहते हैं कि दुनिया उनकी कठिन गति के अनुसार चले, वे जीवन को सुखमय बनाने या कठिनाइयों को दूर करने का कोई मांग नहीं रखते। वे कांटों को उनकी कठोरता और मर्यादा के साथ स्वीकार करने को तैयार हैं। कभी संघर्षों और कठिनाइयों को सहन करने की प्रेरणा देते हैं और दिखावटी सुख सुविधाओं की चाह नहीं रखते। वे जीवन की कठिनाइयों को उसका स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं और उनसे घबराने के बजाय उन्हें अपनाने की बात करते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने पढ़ते वक्त इसकी व्याख्या बेहतर तरीके से पढ़ा है। और अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 5 पे, जो जीवन परिचय है। और जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय भी है, यानी इनके साहित्य के बारे में भी बताना है और इसे 80 शब्द में ही बताना है बेटा, तो बहुत बढ़िया है। हमारे सामने है हजारी प्रसाद, हरिशंकर प्रसाई, कन्हैयालाल प्रभाकर और एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को ही मैं चाहता कि मैं आज आपके जीवन परिचय के रूप में प्रस्तुत करूं, चूँकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो एक आदर्श व्यक्ति हैं और इसमें तो आए हुए सभी लोग आदर्श व्यक्ति हैं। यदि हरिशंकर प्रसाई को बात किए जाए तो व्यंग्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने हिंदी गद्य में जो व्यंग्यात्मक लेखन किया है, व्यंग्य के लिए मशहूर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप जान ही रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का बार बार बात ही हो रहा है। आइए, इसमें से हमने चुन लिया है आज सबसे ख्यातिप्रद हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निश्चित रूप से रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं। और इन्होंने भारतीय संस्कृति युगीन व्याख्याकर्ता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वह 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले में भारत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान उत्तराधिकारी में उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी जी से प्राप्त हुआ, यानी इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। 1903 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष साचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1940 से 1950 यानी 10 वर्ष का जो समय है बेटा, तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य किए। उसके बाद देखिएगा बेटा, 1960 से 1966 मान 6 वर्ष का ये जो समय है, पंजाब विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। यदि बात किया जाए बेटा 1998 की, तो राष्ट्रीय ग्रंथ न्याय के सदस्य बने। और यदि बात किया जाए बेटा 1979 की, तो ये दिल्ली में रोग शैया पर ही चीर निद्रा में सो गए, अर्थात 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो भैया यदि आपसे पूछ दें कि 1979 में इनकी मृत्यु हो गई और इनका जन्म हुआ 1907 में, तो कौ वर्ष जिए, तो आप कहेंगे सर 72 ईयर्स। तो निश्चित रूप से आप बेहतर छात्र हैं। अब इनके जीवन परिचय के बाद थोड़ा सा इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। इन्होंने संपादन जो किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, इसीलिए मैं इतना खुल के इसको पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो जीवन परिचय निश्चित रूप से आप लोगों को किसी भी अपने पुस्तक के, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कोई भी 3 व्यक्तियों का जीवन परिचय, लेखकों का, रचनाकारों का जीवन परिचय याद कीजिए, एक आपको मिलेगा। शुरू के 1, 2, 3 लेसन के तीनों जीवन परिचय याद कीजिए, एक आपके जीवन परिचय आने वाला है। वैसे ही पद्य में भी 3 आप जीवन परिचय याद कीजिए, एक आएगा। अभी हम आपके सामने 7 सेट लेकर उपस्थित होने वाले हैं और निश्चित रूप में उन 7 सेटों में मेरा तो प्रयास यही है कि मैं अलग अलग रचनाकारों को आपके सामने प्रस्तुत करूं। लेकिन 1-2 रचनाकार ऐसे आपको मैं मिलेंगे जिनका जीवन परिचय मैं 1 से 2 बार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप किसी न किसी एक राइटर को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको याद कर ले, उनके जीवन परिचय को। यदि बात किया जाए इनके संपादन का बेटा, यानी साहित्यिक क्षेत्र का बात किया जाए, तो आइए थोड़ा सा हम कलम को और मोटा करते हैं। यदि इनके साहित्यिक क्षेत्र की बात की जाए, संपादन की बात की जाए बेटा, तो यह ना सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक का अनादित रचनाएं, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर और मेरा बचपन आदि चीजों का इन्होंने क्या किया बेटा, संपादन किया। क्या किया बेटा, संपादन। यदि भाषा शैली की बात की जाए बेटा, तो इन्होंने अपने संस्कृत निष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया।
किस भाषा का प्रयोग किया बेटा? सरल भाषा का। और यहाँ देखना बेटा, आलोचनात्मक, भावनात्मक, आत्मपरक शैलियों का भी इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। यदि बात किया जाए हिंदी साहित्य में स्थान का, तो निश्चित रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो कृतियां हैं वह हिंदी साहित्य को एक शाश्वत निधि है, एक रूप में उनको प्राप्त हुई है। उनके निबंधों का सबसे समालोचन निबंधकार एवं आत्म कथा लेखन के रूप में ख्याति प्राप्त है इनको। और इन्हें तो बेटा इनका जो निबंध है उनमें मुख्य गुण यह है कि किसी एक विषय को लेकर अनेक विषयों को छेड़ देना इनके निबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। बात हो रही है एक तरफ और इनके जो वाक्यांश है बेटा वह शाखाओं के जैसे, वृक्ष के शाखाओं के जैसे फैले हुए नजर आते हैं। तो बहुत ही बेहतर अपने काल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और निश्चित रूप से बेटा आप इनको बेहतर तरीके से याद करें, क्योंकि यह ऐसे लेखक हैं जिनका जीवन परिचय आपके आने वाले आगामी परीक्षा में, एग्जाम में पूछा जाना लगभग तय ही है। आइए हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पेज के, जहां हमें काव्य से एक जीवन परिचय पूछेगा। इसमें भी मैंने जयशंकर प्रसाद को चुना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी जी हैं और अगेय जी हैं, छायावाद के चारों कवि हैं। फिर भी हमने चुना जयशंकर प्रसाद का। यहाँ नंबर बंटवारा हुआ है बेटा 3+2। यहाँ देखिएगा, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को बताना है। तो जो साहित्यिक परिचय है बेटा उसके लिए 3 नंबर और रचनाओं के लिए 2 नंबर। तो बेटा बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। यहाँ जयशंकर प्रसाद को मैंने चुना और आपके सामने ये देवरिया कोचिंग क्लासेज जयशंकर प्रसाद को लेकर प्रस्तुत है। छायावाद के प्रवर्तक एवं नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुगनी साहू के वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ। इनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। माता पिता व बड़े भाई के देहावसान के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय में पारिवारिक समस्त उत्तराधिकारी का वहन करना पड़ा। उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। घर पे ही हम लोग भैया बाहर घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, 4000 3000 फीस दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर भी एक भाषा भी बेहतर तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं। और यहाँ घर पे ही अनेक भाषाओं का, अभी मुझे इंग्लिश बोलना हो तो स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करूँगा, 4000 5000 आइए 3 महीना में इंग्लिश स्पीकिंग कीजिए। लेकिन हिंदी की बात करी आ जाए तो कोई 30,000 में यदि सिखा दे तो बहुत बड़ी बात है। हिंदी बहुत क्लिष्ट है भैया। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं की बात करनी है मुझे। तत्पश्चात इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में बेटा दाखिला लेकर 8वीं तक की शिक्षा भी प्राप्त कर ली और पैतृक गांव उन्होंने कार्य करते हुए भी उन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अंत में यहाँ हो बेटा कि उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्होंने अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से बेटा सुमन अर्पित करता हुआ 15 नवंबर 1937 को एक काशी में ही इनका देहांत हो गया। अब बात करेंगे बेटा जो असली बात है उसकी, साहित्यिक गतिविधियों की। नंबर हमें यहीं से मिलने हैं, साहित्यिक गतिविधियां। आइए, काव्य में प्रेम सौंदर्य प्रमुख विषय इनका रहा है और इन्होंने बेटा 67 रचनाएं प्रस्तुत की। 67। नागरिक प्रचारी सभा के यह उपाध्यक्ष भी थे। यदि इनके कृतियों की बात की जाए बेटा तो यहाँ देखना काव्य कृतियां, मैं ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस बात पे ध्यान देना। चित्रधारा, प्रेम पथे, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये क्या है? तो इनकी काव्य कृतियां हैं। यदि बात किया जाए बेटा प्रबंधात्मक कविताओं की तो शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण, पेशोलो का प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता अत्यंत चरी रही। नाटक की यदि बात की जाए बेटा, यहाँ बहुत बढ़िया देखना, नाटक तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूर्मस्वामी, जन्मेजय का अनाग्यज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित, इतना बेहतर रचनाएं उन्होंने दिया। यदि इनकी उपन्यास की बात की जाए बेटा तो उपन्यास के भी क्षेत्र में यह छायावाद का जो जनक है धूम मचाए हुए है और इसने लिखा कंकाल, तितली, रावती। यदि कहानी की बात की जाए बेटा तो निश्चित रूप से संग्रह, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आधी आदि कहानियों को इन्होंने लिखा। और यदि बात किया जाए बेटा निबंध की तो निश्चित रूप से काव्य और कला इनका एक निबंध भी है।
इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने कहा किस किस विधा में लिखा है बेटा, तो काव्य तो लिखा ही, काव्य लिखा। यदि गद्य के तरफ बात किया जाए तो काव्य में भी एक तो एक काव्य लिखा है, एक प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है बेटा, पता है? प्रबंध काव्य क्या होता है? नहीं पता है? मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले इसे मिटा देता हूँ और मैं किसी ऐसे पेज की तलाश करता हूँ जो थोड़ा सा मुझे जगह दे दे। मैं इस पेज की तलाश करता हूँ, यहाँ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं तो सब ठीक है। काव्य, काव्य बेटा दो प्रकार का होता है। ठीक है, ऊपर से बताएं कि थोड़ा सा, ठीक है, यहीं से। एक होता है बेटा श्रव्य काव्य, श्रव्य, और एक होता है बेटा दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य। तो ये जो श्रव्य काव्य है वो, श्रव्य मतलब सुना जाने वाला, दृश्य मैंने देखा और सुना जाने वाला। श्रव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, और एक होता है बेटा मुक्तक काव्य, मुक्त काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य बेटा दो प्रकार के होते हैं। प्रबंध काव्य की बात की जाए तो खंड काव्य, महाकाव्य, अब आ गया है गीत काव्य, गीत काव्य। मुक्त काव्य की बात की जाए तो गेय मुक्त, गेय मुक्त, और बेटा पद मुक्त, पद मुक्त। अब मुझे तो बताना था बेटा आपको प्रबंध काव्य, क्या बताना है? प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य की बात करते हैं बेटा, प्रबंध काव्य की बात करते हैं। जिस काव्य को लिखते वक्त हम काव्य के लिखे जाने वाले नियमों का पालन करते हैं, यानी नियमानुसार, नियमानुसार जब हम काव्य की रचना करते हैं, अर्थात रस छंद अलंकार का सटीक तरीके से प्रयोग करते हुए यदि हम किसी काव्य रचना को करते हैं तो वह काव्य रचनाएं प्रबंध काव्य कहलाती हैं। आइए अब हम चलते हैं उनके हिंदी साहित्य में स्थान के तरफ। निश्चित रूप से अभी मैंने कहा कि युग प्रवर्तक थे, छायावाद को ही लेकर उन्होंने आया, और निश्चित रूप से भाव और कला, अनुभूति, अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने युगांतरिक परिवर्तन किया। आप जान ही रहे हैं कि उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास, काव्य आदि क्षेत्रों में भी अपने हाथ को क्या किया, दिखाया। देखिए, इन्हें छायावादी काव्य के जनक या पोषक के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब हम बढ़े हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ, जो लाठी से है। लाठी, ये जो कहानी है लाठी, उसको अपने शब्दों में इसके कथासार को लिखना है कि लाठी में आके क्या हुआ था, उसके सारांश को हम लोग लिख रहे हैं। तो हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध महिला कथाकार शिवानी, ये बहुत अच्छा है बेटा, ऐसे ऐसे हो जाए शिवानी जी। शिवानी जी ने इस लाठी को क्या किया है, लिखा है। और यह बेटा मौलिक, ये बहुत ध्यान देना, मौलिक और संवेदनशील पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है। मौलिक माने सत्यता पर आधारित है, जिसने आधुनिक कथा साहित्य को नवीन दिशा देने का कार्य किया है। यह एक घटना प्रधान कहानी है जिसकी तात्विक समीक्षा इस प्रकार है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा कथा वस्तु कथानक, किसका, तो लाठी का। ठीक है, यहाँ पहला कथा वस्तु दिखा रहा है बेटा। मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित है, जो विस्तृत न होकर संकुचित परिवेश में ही अपनी व्यापकता को गंभीर बनाने में सक्षम है। कहानी बानों पर केंद्रित है। बानी माने लाठी, बानो मतलब बेटा लाठी, लाठी पर केंद्रित है। बानो का विवाह कप्तान जोशी से होता है, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के 3 दिन बाद ही बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है, युद्ध पर जाना पड़ता है। कप्तान के जाने के पश्चात उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटेरियम भेज दिया गया है। कप्तान वहां पहुंचकर बानो को दिन रात सेवा करता है, परंतु उसका रोग इतना बढ़ जाता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है बेटा, और पारिवारिक कहानी भी है। पात्र और चरित्र चित्रण की यदि बात की जाए बेटा, ये बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना हमारे साथ। पात्र और चरित्र चित्रण की यदि बात की जाए लाठी कहानी में, तो पात्र व चरित्र चित्रण कथा वस्तु के विकास में सहायक है।
कथानक के मुख्य पात्र कप्तान जोशी हैं। और कौन है बेटा? तो बानो है। ठीक है। दूसरे बानो के सास ससुर, चचिया ससुर, सास, ननद, भतीजे, डॉक्टर और नेपाली भाभी, प्रभा, हेड वैष्णवी, गुरु महाराज आदि गौण पात्र इसके हैं। यदि बात किया जाए कथोपकथन संवाद कथाकार का, तो शिवानी ने लाठी कहानी में परिवेश के अनुकूल संवादों का गढ़न किया है। संवाद प्रत्येक पात्र की स्थिति व मनोभावों के भांत भांत प्रकट करती है। यानी बहुत ही बेहतर रचना है यह शिवानी जी के द्वारा लिखित, और यह पात्रों के अनुसार उन्होंने अपने भाषा का क्या किया है? परिमार्जन किया है, परिवर्तन किया है। बहुत ही सुंदर शैली में इसको, लाठी को उन्होंने प्रस्तुत किया है। यदि बात किया जाए इसके अथवा की, तो ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन करना था, तो हम क्यों करें? हम तो भैया लाठी का ही करेंगे, क्योंकि लाठी जो कहानी हो निश्चित रूप से बेटा बहुत ही बेहतर है। अभी आपने देखा ही कोई शादी करके आए, 3-4 दिन बाद उसका पति बॉर्डर की तरफ चला जाए, उसको घर की प्रताड़नाएं झेलनी पड़े, ऐसी प्रताड़नाएं को वो बीमार पड़ जाए, फिर उसे एक जगह भर्ती करा दिया जाए, उसके पति को पता चले, वो आए उसके देख रेख करे, लेकिन वो ठीक ना हो पाए। तो ये कहानी बेटा अपने आप में आप समझ रहे हो कितना ही बेहतर होगा। यदि बात किया जाए यहाँ 7वें प्रश्न की, तो यह हमारे खंडकाव्य पर आधारित है। और खंडकाव्य आप लोग जान ही रहे हो, आप लोग रश्मि रथी पढ़ते हो, देवरिया जिले वाले, हर जिले के लिए अलग अलग क्या है बेटा? खंडकाव्य है। तो पता नहीं देवरिया में तो रश्मि रथी है, कहीं सत्य की जीत पढ़ाई जाती है, कहीं मुक्ति यज्ञ पढ़ाई जाती है, कहीं त्यागपंथी पढ़ाया जाता है। तो आपको इस प्रश्न के लिए करना क्या है बच्चों? थोड़ी सी और बहुत थोड़ी सी परिश्रम। और उस परिश्रम में करना क्या है? कोई भी खंडकाव्य आपके क्षेत्र में लगता हो, उस खंडकाव्य के मुख्य पात्र, ध्यान रखना बेटा, खंडकाव्य के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण याद करो, मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण। और दूसरा क्या याद करोगे बेटा? दूसरा सारांश, उसे सारांश कह लो बेटा। और चाहे सर्ग आप बोलते हो, सर्ग कई सर्ग में लिखे होते हैं, कुछ खंड में लिखे होते हैं, चूंकि खंडकाव्य ही है आप जान रहे हो। तो सर्ग, उनके सर्गों का आप सारांश याद कर लें। यदि यहाँ देखा जाए रश्मि रथी की यदि बात की जाए, तो आप देखिए यहाँ कर्ण का चरित्र चित्रण पूछा गया। किसका चरित्र चित्रण पूछा गया है? कर्ण का चरित्र चित्रण। आप जान रहे हो रश्मि रथी का मुख्य पात्र कौन है? कर्ण है। दूसरे में अथवा में यदि ये नहीं कर रहे हो तो ये करो का, तो कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, यानी सारांश। तो निश्चित रूप से ये दोनों आप तैयार रहेगा। भैया आप धुआं करने वाले हैं, आप इस बार यूपी बोर्ड में धुआं करने वाले हैं भैया, और मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें के तरफ, और यह बेटा संस्कृत गद्यांश है जिसका आपको अनुवाद करना है, व्याख्या करना है। आइए मैं पढ़ता हूं, उसके बाद अनुवाद भी पढ़ता हूं। धन्यो भारत देश यत्र समलसति जनमानस मावपै भव्य भावुद भावानी शब्द संदोह प्रश्नि सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मये सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नः च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृतित नापापि लोके प्रथिता अस्ति। अब संदर्भ देख लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्वा से लिया गया है। और अनुवाद यदि पढ़े तो कह रहा है कि यह भारत देश धन्य है। यहाँ देखे होंगे धन्यो भारत देश, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र अथवा मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देवनागरी देववाणी सुशोभित है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और संपन्न है। यदि भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्धि है, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है।
संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत को महर्षियों ने देवताओं की वाणी कहा है। बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर आपको संस्कृत भाषा के संदर्भ में यह पंक्तियां लगी होंगी। अब यदि इसकी अथवा की बात की जाए बेटा, तो अथवा में चलते हैं और अथवा में बात हुआ बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन परमदय इमे सिद्धांता राष्ट्रायां परस्पर मैत्रीय सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतिस्य साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य जवाहरलाल महोदयस्य प्रधानमंत्री काले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्रीय पंचशील सिद्धांतानि अधिकृतम् एवाभवत्। क्या गजब लाइन है बेटा। यह भी संस्कृत के आप जान रहे हो पंचमशील सिद्धांत से लिया गया है, जिसको जवाहरलाल नेहरू का नाम आया है। पढ़िए अनुवाद इसका। बौद्ध काल में सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री सहयोगिता के कारण यानी कि हेतु तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधक है। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए हुई, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नव राजनैतिक स्वरूप धारण कर लिया है। और निश्चित रूप से यह भी प्रश्न आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा। और हम बढ़ गए हैं अपने ख के तरफ, यानी 8वीं के ख के तरफ, जहां आपको एक पद्यांश मिला है जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। पद्यांश बेटा यहाँ से है कि सहसा विधत्ति न क्रिया न विवेक परमापदा पदम बणुते ही विमुष्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। इसको बेटा सुभाष रत्नानी से लिया गया है और इसकी व्याख्या है बेटा, बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्ति का स्थान निश्चय ही सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की लोभी अर्थात गुणों पर रीझने वाली संपत्तियां यानी लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। यहाँ कहने का अर्थ यह है, अब ध्यान से सुनना, अर्थ यह है कि ठीक प्रकार से विचार कर किया गया कार्य ही फलीभूत होता है। अति शीघ्रता से बिना विचारे किए गए काम का परिणाम सर्वदा हितकारी होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचारे किसी कार्य को करता है निश्चित रूप से उसको बाद में पछताना ही पड़ता है। यदि इसके अथवा की बात करें तो वहाँ है बेटा वीरवर विरला अस्थुला रसरा कलाविव सज्जना मन इव मन में मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनम भव अपसरति च ध्वांत चित्तातस्तामिव दुर्जना ब्रजति च निशा क्षिप्र लक्ष्मीरनुद्यमीनाविमीव। प्रस्तुत यह है बेटा भोजस्योदार्यम नामक पाठ से, और इसमें कहा जा रहा है कि बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। क्या गजब की पंक्ति है। कह रहा है इस कलयुग में यदि सज्जन की तलाश में निकला जाए तो निश्चित रूप से वह कम मिलेंगे। लिखा भी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। खोजो भैया प्रेमी, मिला न कोई। आइए यदि प्रेमी से प्रेमी मिल जाए तो सारे विष अमृत हो जाएंगे। और निश्चित रूप से उसी बात को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और अब हम बढ़ चले हैं अपने उन 9वें नंबर के प्रश्न के तरफ। और यहाँ तो सर ने लिख भी दिया है, फिर भी आइए हम बेहतर तरीके से इसे देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का बेटा अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। एक एक नंबर के हैं और किन्हीं 2 का करना है, यही ना बेटा? ठीक है, किसी एक का करना है। लीजिए एक का करना है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना,
और साफ साफ आपको आप देख रहे होंगे क्या, अपात्र को कुछ प्राप्त हो जाना, अपात्र, अपात्र को क्या हो जाना बेटा, अपात्र माने समझ रहे हो ना, जो पात्र नहीं है, जो उस चीज का हकदार नहीं है, यदि ऐसे वस्तु को उस चीज को दे दिया जाए तो यह है अंधे के हाथ बटेर लगने के जैसे। जैसे ये मेरा क्लास जो है यह आप लोगों के लिए जितना महत्वपूर्ण है, यदि यही वीडियो किसी और को दे दिया जाए, भैंस चराने वाले को दे आओ, भैंस तो हम भी चराते हैं भाई, छोड़, कैंसिल करो इस मैटर, सही मैं कह रहा हूं। किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो अनपढ़ है, जिसे इस क्लास 12 के इस क्लास से कोई मतलब ही नहीं है, तो वहाँ मेरे वीडियो का, मेरे होने का कोई औचित्य होगा क्या? मेरा तो औचित्य उन बच्चों से है। मुझे आप ही तो पुष्कर सर बना रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको इस क्लास की क्या है, ज़रूरत है। यदि आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप मेरे पास बिल्कुल नहीं आते, और निश्चित रूप से यदि मुझे भी ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की तो मैं भी आपके सामने इस समय नहीं होता। मुझे भी इच्छा है कि मैं बेहतर पढ़ाऊँ, मेरा नाम हो, बच्चे मुझे एक अच्छे अध्यापक के रूप में जाने। तो आइए आगे चलते हैं। अंत भला तो सब भला भैया, आखिरी में यदि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए, गुजर जाए तो सब बढ़िया ही है, आप जान ही रहे हो। जंगल में मोर नाचा होगा यार, नाचा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सही बात है, सही बात है। अभी मैं वही समझा भी रहा था। मैं जाके एकांत में कहीं उधर अकेले जाके उधर पढ़ा उड़ा के चला आऊँ और कहूँ कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे उस पढ़ाने का क्या मतलब कि उससे किसी को लाभ ही ना मिला, कोई देखा ही नहीं। अब मोर जाके रूम में नाचे तो उस मोर के नाचने का जो सौंदर्यकरण है, जो उससे हमें अनुभूति प्राप्त होने वाली है, वो कहाँ हमें प्राप्त होगी? निश्चित रूप से। और अंतिम यही था, यहाँ सर ने 2 का प्रयोग भी किया है, हम देख लेते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना मेहनत किए किसी अयोग्य व्यक्ति को, ठीक है, अपात्र कहिए या अयोग्य, बात एक है, मिल जाना, ठीक है। वाक्य में प्रयोग किया है, तुमने जो अभी अभी केवल एक दरवाजा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे पढ़ चुके, या समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये कहाँ था भैया? यहाँ था, गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह किसी स्थिति के मुताबिक काम करना। गिरगिट के रंग बदलने के जैसे आवेग, प्रकाश और तापमान होते हैं, आप जान ही रहे हो, बेहतर है। तो इस प्रश्न को करने के बाद आप मुझे ले चल रहे हो कहाँ? तो प्रश्न नंबर 10 पर, जो अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने से खत्म होगा। और अपठित पद्यांश बेटा यह है, मुझे श्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हो रहा है, एक एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुमित में विमल सदा नौरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है। वाह वाह वाह। प्रस्तुत पद्यांश के कवि और रचना संदेश उनका बताना है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा, इसका अर्थ बताना है और व्याख्या करना है। तीनों के आंसर यहाँ हैं। यह जो है बेटा रास्ते में आने वाले, बहुत ध्यान से देखना, ये पद्यांश जो है यह संदेश देना चाहता है कि रास्ते में आने वाले चौराहे संकट नहीं अपितु विकल्प बनकर सामने आते हैं। कवि ने इन चौराहों के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखने को कहा है, ठीक है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, इसका आशय है कि कवि को यह भ्रम होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में पीड़ा व खुशी दोनों प्रकार के अनुभव विद्यमान होते हैं। कवि को लगता है कि साधारण दिखाई देने वाला हर चीज़ में भी अद्भुत क्षमता छिपी होती है। ठीक है बेटा, प्रश्न बहुत बेहतर था और हम बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर प्रश्न के तरफ। और यह 11वें नंबर का प्रश्न बेटा हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके हमें क्या करना है? लिखना है। क्या लिखना है बेटा? सही अर्थ का चयन करके। बेटा ध्यान देना, पहला प्रश्न है हमारे सामने बेटा, अंश और अंश में हमें क्या बताना है बेटा? अर्थ का चयन करके बताना है। क्या बताना है बेटा? अर्थ का चयन। तो आइए आप देख रहे होंगे कि यहाँ छोटा सा अंश है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ बेटा बड़ा सा है अंश।
अंश मने तो आप जान ही रहे होंगे और अंश मने भी जानते होंगे। यदि अंश की बात की जाए तो मुझे मेरा अंश चाहिए भैया, जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका अंश हमको चाहिए, और निश्चित रूप से इसका अंश आप भी प्राप्त करें। यदि मैं 40 मिनट 1 घंटे का वीडियो आपके लिए बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके प्रश्न पत्रों को हल कर रहा हूं, तो इसके कुछ भाग जो हैं निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने चाहिए। तो जो ए अंश है इसका तो मतलब हो गया बेटा भाग, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये जो अंश है इसका मतलब होता है बेटा कंधा। क्या होता है बेटा? कंधा। तो देख लिया जाए, अंश पूर्ण और भाग, भाग तो सही है लेकिन अंश मने पूर्ण नहीं होता, तो ये गलत है। बी, अंश मने कंधा सही है, अंश मने कंधा होता है, और अंश मने हिस्सा है, हिस्सा कहो या भाग कहो, ये सही है। भाग, भाग तो इसका होगा, कंधा नहीं, गलत है, ये गलत है। यानी बी, ऑप्शन नंबर आप बी के साथ निश्चित रूप से जाना क्या करेंगे? पसंद करेंगे। और अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो निश्चित रूप से हमको यही लग रहा है कि इनके भी अर्थ हम लोगों को क्या करने हैं? बताने हैं। ठीक है, यहाँ वात है बात है, वात है ना, एक वात होगा एक बात होगा, दोनों बात बात नहीं हो सकते। नहीं नहीं, एक वात होगा और एक बात होगा। ठीक है, एक वात, वात और एक है बेटा बात। वात का मतलब आप जान रहे हो, हवा, वात रोग, हवा, हवा होता है। और बात का मतलब अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, आप हमसे कर रहे हो, यानी कि बात, बात का मतलब उसे क्या बोल देंगे बेटा? वार्ता। यहाँ लिखा भी है वार्ता, वार्ता, बात मने वार्ता, हम जो वार्ते कर रहे हैं। ठीक है, तो हवा और वार्ता और ही सही है इसका। बात मने पवन तो नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा, अनल वायु नहीं होगा। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन आपका ये क्या होगा? राइट होगा। और इसके बाद निश्चित रूप से आप चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है, ख हो गया है, और ये हमसे दूसरा क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, देख लिया जाए। रुक जा भैया, थोड़ा इनको देख लिया जाए। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अच्छा, इन चारों में से बेटा किसी एक को चुनना है और उनके 2 अर्थ लिख देने हैं। तो पहला ही आई है, सुरभि मने गाय, सुरभि, और सुरभि मने सुर में भी होता है, बहुत बेहतर है। हाँ, सुगंध भी होता है, और सुरभि में सुगंध भी होता है, सुगंध, सुगंध, ये बहुत अच्छा। सुरभि। बारिद तो भैया, बारिद आप तो, आपसे बेहतर कौन जानेगा, जिसमें द लग जाए, आप जान रहे होंगे, बड़ा टिक पढ़ाया जाता था, जिसमें ज लग गया वो कमल, और द लग गया तब बादल। नीरद, नीरज, बारिद, बारिज, पंकज, पंकज, इस ज से कमल। तो और इससे होगा क्या? बारिद। बारिद मने तो एक तो बादल हुआ भैया, बादल को तो कोई काट नहीं सकता। वारिद का मतलब होता है बादल, और इसमें कोई 2 धुराई नहीं है। और दूसरा होता है बारिद तपल तेल जनु बरसा, दूत। दूसरा क्या होता है? दूत। अब आ गया ज ल, भैया बोला गया और आ गया नीरज। अभी बात हो रही थी कमल, और एक होता है नीरज मैंने चमक, चमक। अब अगली की बात कर ली जाए तो विधि, विधि माने कानून, आप जान ही रहे होंगे। और विधि, इस विधि से काम किया जाए, इस विधि से, विधि माने प्रणाली, प्रणाली। और विधि का मतलब अभी कानून, कानून भी, कानून, विधि माने कानून। ठीक है, हमने चारों का 2-2 लिख लिया बेटा, इसमें से किसी एक का लिखना था। आप, मुझे पता है आप या तो बारिद चुनते नहीं तो सुरभि, क्योंकि बारिद मने बादल और बारिद मने दूत, सुरभि मने गाय, सुरभि मने सुगंध, नीरज मने कमल और नीरज मने चमक, विधि मने प्रणाली, विधि मने कानून और विधि मने ब्रह्मा। लिखा न विधि वैवाह ब्याह। आइए आगे चलते हैं। ब्रह्म,
जो बूढ़ा ना हो, अच्छे उसे क्या कहते हैं? अमर तो नहीं कहते, जो मरता ना हो अमर। अखंड भी नहीं है, जो खंडित ना हो। अजर, अजर जो बूढ़ा ना हो। विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर। और हम बढ़ गए अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहाँ निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। दो का है भैया, हम लोग चारों कर देंगे। मीरा कृष्ण भक्त कवित्री हैं, यही ना कह रहा है? मीरा कृष्ण भक्त कवित्री हैं तो सही है। मीरा कृष्ण भक्त कवित्री हैं, तो इसमें क्या है यार? मीरा कृष्ण भक्त कवित्री हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ ऐसे कर देंगे, हम लोग कर देंगे, ये सही है, लेकिन ऐसे होगा मीरा कृष्ण, ध्यान देना बेटा, भक्त, ऐसे है ना, कृष्ण भक्त। तो कृष्ण और भक्त को आपस में ऐसे योजक चिन्ह से जोड़ दीजिए, नहीं तो एक में लिखिए। कृष्ण भक्त कवित्री हैं, कवित्री हैं, ए में कौन दूराय नहीं है, ए राइट आंसर। मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, नहीं नहीं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, सफ़ेद हो रहे हैं, ये सही होगा, हो रहे हैं, या मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। वह नदी को गया, भक्त, वह नदी पर गया, वह नदी पर गया, यार पर गया, को गया क्या होता है? और मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है, तो ठीक है, जब कनिष्ठ लगा है तो भ्राता नहीं रहेगा, भ्राता लगा है तो कनिष्ठ नहीं रहेगा, तो मोहन मेरा कनिष्ठ है, मोहन मेरा कनिष्ठ है, कनिष्ठ है, सही हो गया। तो ये चार हो गए बेटा, हमें किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना था। आप बेहतर तरीके से इसे करोगे, क्योंकि मुझे तो तुम पे बहुत विश्वास है, तुम्हारे ही विश्वास से तो मैं बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ रस आ गया भैया, दो रस दिया है, हास्य और शांत, और इन लक्षण और उदाहरण लिखना है, ठीक है भैया। तो जब क्या होता है भैया, तो विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ हास्य नामक अस्थायी भाव संयोग करता है, तो हास्य नामक रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। किसी भी व्यक्ति के वेशभूषा परिधान को देखकर या रंग रूप वेशभूषा, उनके किसी क्रियाकलाप को देखकर यदि हमारे हृदय में हास्य नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, तो वह हास्य रस को जन्म करता है। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर के पाहुन जे आवे, हिमांचल के उछासे शीश पर गंगा से, भुजनी भुजंग से, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। दूसरा, बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी नारी सुखारी, गौतम तीयतरी तुलसी, आप जान ही रहे होंगे। और उससे भी आसान बेटा, यदि इस समय के धारणाओं को रख के बात किया जाए, पहले वीडियो में भी बात हुआ था क्या, तो मैंने पहले वीडियो में कहा था शायद ये वाला कि जिया करे धका धक, केहू के एगो आँख, केहू के दू गो, केहू के एको नाही देखे टकाटक, जिया करे धका धक। तो निश्चित रूप से आप हास्य रस के जान ही रहे होंगे। शांत रस का स्थायी भाव बेटा निर्वेद होता है। विवाह, अनुभव और संचारी भाव जब शांत नामक स्थायी भाव से संयोग करते हैं, शांत का कह रहे हैं बेटा, निर्वेद नामक स्थायी भाव से संयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से वह क्या होता है? वह क्या होता है बेटा? शांत रस, शांत रस को जन्म देता है। आप जान ही रहे हो, जब व्यक्ति अपने आप को अकेला रहने के लिए अपने आप को विवश पाए या सोचे कि मुझे अकेले में रहना चाहिए, उसे अकेलापन अच्छा लग रहा हो, चारों तरफ शांति अच्छी लग रही हो, तो निश्चित रूप से उसके हृदय में शांत का क्या हुआ है? प्रज्वलन हुआ है, शांत रस क्या हुआ है? आया हुआ है। यहाँ शांत रस का आपको मैं हिंदी में बताता हूँ। शांत रस, तत्व ज्ञान, आलम्बन, ये सब इतना कठिन मत कर भैया। मनमस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियो, बार बार बाकों क्यों खोले। कह रहा है इसमें आसरता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। सुनना बेटा, तत्व ज्ञान संसार की क्षणभुक्ता तथा सांसारिक विषय भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले, यानी इससे विमुक्ता। आप विमुख होकर सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, इन सबसे अलग बैठूं। अब आ गया अलंकार, और अलंकार भी दो है हमारे सामने, यमक अलंकार और उपमा अलंकार। यमक अलंकार शब्द अलंकार का भेद है बेटा।
यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, यानी परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, कनक कनकते 100 गुना मादकता दिखाए, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। एक कनक मने सोना, एक कनक मने धतूरा। वह या मैंने एक बार पहली वीडियो में शायद बताया, सारंग में सारंग चले सारंग लिन्नो हाथ, सारंग झिन्नो देख कर सारंग दिन बुताए, सारंग नैनी सारंग बैनी सारंग तस समधाने, सारंग उगल उपल दस सारंग केल करे मधुपाने। सारंग शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती हैं, बीजन डुलाती सो बीजन डुलाती हैं। यमक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उपमा की। बेटा आप जान रहे हो कि उपमा अलंकार जो है वह अर्थालंकार का भेद है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता कह रहे हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का बेटा न तुलना किया जाता है, वहाँ क्या होता है बेटा, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण आप बेहतर आपसे कौन जान रहा होगा, क्योंकि आप मेरे चाँद जैसे बच्चे हो, तो तुम चाँद के जैसे हो बेटा। तुम्हारी तुलना मैं कर रहा हूँ चाँद से। किससे कर रहा हूँ? चाँद से। और निश्चित रूप से उपमा आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ है बेटा सोरठा और कुंडलिया छंद, और यह भैया देवरिया कोचिंग क्लासेस ने इसे सपाट छोड़ दिया है, तो आइए इसे मैं बताता हूँ। यह सोरठा जो है बेटा, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या है बेटा? अर्धसम मात्रिक छंद। ठीक ठीक। दूसरा पॉइंट पे बात कर लेते हैं बेटा। और क्या है बेटा? तो यह दोहे का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा। याद करने के लिए बेटा बहुत ही बेहतर। यदि तीसरा पॉइंट आप याद करो तो आप याद करो कि इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। यदि चौथा बात हम लोग नोट करें बेटा, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इसके शम व, ऐसे पहले विषम कर लेते हैं, विषम कर लेते हैं बेटा। विषम पदों में यानी चरणों में आपको मैं बेहतर सिखाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं इसे फिर लिखना पसंद करूँगा। इसमें विषम चरणों में अर्थात बेटा 1 और 3 में कितना बेटा? तो 13 मात्राएं होती हैं। व सम चरणों में अर्थात बेटा दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती हैं। यदि बात किया जाए कुंडलियाँ छंद की बेटा, तो थोड़ा सा कुंडलिया छंद भी आपको बताता हूँ। जो कुंडलिया छंद है बेटा, यह जो कुंडलिया छंद है, यह बेटा विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है। दूसरा ध्यान देना बेटा इसका पॉइंट, इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। सोरठा में 4 थे, इसमें 6 चरण होते हैं। सबसे बढ़िया बात बेटा, यह दोहा और रोला से मिलकर बनता है। रोला से मिलकर बनता है। कुंडलिया में बेटा दोहा के 2 पंक्ति, दोहा के 2 चरण
वह रोला के 4 चरणों से यह बनता है। रोला के 4 चरणों से, 4 यानी 4 चरणों से बनता है। चरणों से यह क्या होता है, बनता है। ठीक है, एक और नोट कीजिए, बहुत बेहतर, वो तो आपको मैं बताते रहूं, लेकिन समय भी अपना बचाना है। यह जो कुंडलियां है बेटा, यह जिस शब्द से शुरू होता है, जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है, शब्द से शुरू उसी शब्द से, उसी शब्द से समाप्त भी होता है। सॉरी, समाप्त भी होता है, समाप्त भी होता है, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सोरठा और कुंडलियां छंद का लक्षण और निश्चित रूप से उदाहरण आप बेहतर लिखेंगे। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चों, आपको कैसा लगा? अब आ गया भैया पत्र, और इसके बाद आएगा निबंध। तो पत्र आ गया भैया, ये नियुक्ति हेतु हमें विद्यालय प्रबंधक को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो ये बात सही है बेटा, 6 नंबर में है बाबू, 6 नंबर पाना है। अब ये बात तो सही है बेटा कि यह एक औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई शंका? औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र है बेटा, तो इसकी शुरुआत होगी पता से, और यहां लिखेंगे सेवा में। किसके पास लिखना है बेटा? तो विद्यालय प्रबंधक। तो क्या लिखेंगे बेटा? श्रीमान विद्यालय प्रबंधक। ठीक बेटा, अच्छा, अब कहाँ के विद्यालय प्रबंधक हैं बाबू? तो अपने स्कूल का नाम लिख देना है, AB या AP लिखना चाहिए था, APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, चाहे विद्यालय, विश्वविद्यालय में कहाँ रहेंगे भैया, प्रबंधक को हटाइए, यहाँ विद्यालय कर दीजिए, APJ अब्दुल इंटर कॉलेज। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? तो विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? विषय। देखना, अब विषय में तुम क्या लिखोगे बेटा? तो यहाँ है बेटा, विद्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु, इसी को हम विषय रूप में क्या कर लेंगे, यहाँ चयन कर लेंगे। फिर यहाँ क्या आप लिखते हो बेटा? महोदय, महोदय, आप लिख महोदया, महोदया। काहे भैया? तो आपको क्या पता है कि विद्यालय का प्रबंधक जो है वह स्त्री है कि पुरुष है? यदि पुरुष है तो महोदय, और स्त्री है तो महोदया। और यहाँ से आप शुरू करते हैं, सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी फलाना फलाना। एक ये आपने अपना बायोडाटा को हिंदी में बोलते हैं बेटा स्ववृत्त, आप अपना स्ववृत्त लगाओगे और फिर नीचे लिखोगे कि हमारे स्ववृत्त को यानी ध्यान में देते हुए हमें इस पद के लिए क्या समझा जाए, बल समझा जाए, हम आपके निश्चित रूप से जीवन भर क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। यहाँ पत्र लिख कर भी दिखाया गया है, लेकिन मेरा उद्देश्य था आपको समझाने का, यही मैं समझा रहा था। यहाँ विषय आ गया, यहाँ मान्यवर हो गया, और यहाँ अंतिम में समाप्त। आप बेहतर करोगे। और अब आया बेटा निबंध। इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, चूँकि बहुत आवश्यक है निबंध। ए बेटा, निबंध आएगा तो सभी बच्चे निबंध लिखेंगे, लेकिन हम निबंध में पूरे 9 के 9 नंबर कैसे प्राप्त कर लें, ये बहुत बेहतर बेटा बात है। अब मान लीजिए जैसे सर ने यहाँ विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व चुन लिया है टॉपिक, और दिया गया है हमें पढ़ाने के लिए, तो निश्चित रूप से हम भी इसी को चुन लेते हैं। मान लीजिए कि हमको दिया है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और इस विषय पे मुझे निबंध लिखना है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालूंगा। हेडिंग डालूंगा क्या? तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। रुकिए मैं लिख देता हूँ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। सही है ना? हाँ, अनुशासन का
महत्व। ठीक है बेटा, ये हमने इसको हेडिंग बनाया। क्या बनाया बेटा? हेडिंग। फिर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यहाँ एक ऐसे बॉक्स बनाना चाहिए। क्या बनाओ? बॉक्स। और यहाँ लिखो बेटा ना संकेत वाक्य, संकेत चिन्ह। क्या लिखो? संकेत चिन्ह। और यहाँ 1